हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एलसीएच के बारे में, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। तो जैसा कि हम किसी भी इक्विपमेंट के बारे में अगर डिटेल में बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लेट 90s के दौरान, यानी कि लेट 90s के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ पे जो हमारे ट्रूप्स हैं और उसके साथ जो जितने भी एसेट्स हैं वो सभी चीज़ें डिप्लॉय की गई थी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे। तो यहाँ पे जब हमारे ट्रूप्स लड़ रहे थे पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट से एक साथ, तो वहाँ पे क्लोज एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पे हमने तो जो रशियन हेलीकॉप्टर से उनको मॉडिफाई किया हुआ था, लेकिन एक प्रूवन एक हाई अल्टीट्यूड एरिया में लड़ाई करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ी थी हमारे पास, जो हमारे पास उस वक्त जो संख्या थी वो थी ही नहीं। तो उसके लिए जब इस वॉर के बाद हमने इस चीज़ को सीखा कि हमें एक क्लोज एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, तो उस वक्त जाके हमने इसे बनाना स्टार्ट किया। अराउंड 1990 के बाद 2004 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद एक चीज़ समझ में आई कि उस वक्त ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है उस पर एचएल ऑलरेडी काम कर रही थी, तो उसका एक डेरिवेटिव बनाने का प्लान किया गया कि उसको ही देखते हुए एक कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो कि थोड़ा थिन हो, जो कि वेपन्स भी कैरी कर सके, और मैं मीन इसको स्क्रैच से डेवलप करने की बात कही गई। यहाँ पे जो प्लान था कि 2004 में जब चीज़ें चली थी कि 2006 तक इसको बना के तैयार कर लेना था और 2010 तक इसको जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस है वो यहाँ पे मिल जाना था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारी फंडिंग्स की चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें रुक गई। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रहा था 376 करोड़ के आसपास आ रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। आई मीन आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से डिले होती हैं चीज़ें, यानी कि जब फंड रिलीज़ नहीं होता काफ़ी सारी चीज़ों को साइन भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो रहा था, जहाँ पे एचएल की फंडिंग भी मिली हुई थी, साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी फंडिंग मिली हुई थी। यहाँ पे एचएल इसको 21 जून 2007 में, यानी कि एचएल के जो चेयरमैन है अशोक बाजवा, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है एलसीएच का वो माइडन फ्लाइट करके तैयार हो चुका है अक्टूबर के अराउंड 2008 में। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये हाफ वे में ही था, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद 2009 आ गया, फिर 2010 आ गया। इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी आईओसी जो था उसको दिसंबर 2010 में मिला, यानी कि आप समझ सकते हो जहाँ पे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने वाला था 2010 में और प्रोडक्शन में जाने वाला था, वही सारी चीज़ें 2010 में हुई हैं कि इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला। तो अब बात कर लेते हैं 2010 से लेकर 2012 के बीच में यहाँ पे क्या प्रोग्रेस थी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर बनाए गए, यानी कि TD1 और TD2 बनाए गए। तो TD1 में 20 मिनट की फ्लाइट्स और धीरे धीरे इसके एल्टीट्यूड्स को चेक किया गया, यानी कि लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग, लो स्पीड फ्लाइंग, टैक्सी ट्रायल्स, बाकी सारी चीज़ों को टेस्ट किया गया। उसके बाद सी लेवल पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इन सभी चीज़ों को टेस्ट किया गया। उसके बाद एरो इंडिया 2011 में भी इसको शोकेस किया गया था। उसके बाद आया टाइम 2013 का, तो वहाँ पे इसके लिए एलोकेट किए गए थे 126 करोड़ रुपए। अराउंड 2012 और 13 के बीच में ही 126 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए गए थे, जहाँ पे सेंसर्स हो गए, रोटेटर क्राफ्ट मिशन कंप्यूटर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को, और जो वेपन सिस्टम्स हो गए, यहाँ पे इसके लिए जो भी पैसे हैं वो दिए गए कि इन फ्यूचर में जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए खरीदे जा सकें। तो उसके बाद जो 2013 के बाद इस पर 2014 में कोई काम नहीं हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली एचएल के अंदर कुछ काम हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अर्ली 2015 के दौरान यहाँ पे TD3 जो प्रोटोटाइप है वो ले स्टेशन पे पहुँचा हुआ था, यानी कि एयरफोर्स का जो ले स्टेशन है जो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुई। यहाँ पे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ को भी चेक किया गया। उसके बाद 2018, 19 और 20 इन तीनों में ही इसके टेस्ट किए गए हैं ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। उसके अलावा जो वेपन ट्रायल्स हो गए हैं वो सारी चीज़ें चेक की गई। मिस्ट्राल टू एयर मिसाइल जो टारगेट है उसको भी अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। इवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी चेक किया गया। उसके अलावा यहाँ पे जो 70 mm के रॉकेट्स हैं उन सभी को देखा गया कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और एट द एंड इसके लिए पूरी तरीके से जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि अब ये प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी हो गया था अराउंड 2019 में ही। इसके लिए जो हैंगर की इनॉग्रेशन है वो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी कर दी थी। यहाँ पे एचएल के पास 3 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी हैं, जिसको आपको पता होगा कि 3 हेलीकॉप्टर जो प्रोटोटाइप में बनाए गए हैं, जिसमें एचएल ने 2 हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं इंडियन एयरफोर्स को, जो कि लेह में ऑपरेशनल हैं आज के समय में, जिसको इंडियन एयरफोर्स चेक कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पे इंडियन आर्मी को 3 हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं, जो कि एचएल अपने फंड में से बना रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस एरो इंडिया में यहाँ पे 15 हेलीकॉप्टर्स की डील साइन कर ली जाएगी, जिसमें से 12 हेलीकॉप्टर्स आने वाले समय में मिल जाएंगे, और जो 3 हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। बात करेंगे अब इसके कुछ डिज़ाइन के बारे में। इसके डिज़ाइन को थोड़ा स्टेल्थ रखा गया है, यानी कि इसका जो कैंटेड फ्लैट पैनल्स दिए गए हैं, यानी कि इंजन एग्जॉस्ट के पास, बाकी जो IR सप्रेशर्स लगाए गए हैं, डिजिटल कैमोफ्लेज सिस्टम हो गया या फिर रोटेटर क्राफ्ट हो गया, इन सभी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ है। जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो रेडार सिग्नल्स आते हैं उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है।
अब बात करेंगे कि किन तरीके के ऑपरेशंस में ये काम आने वाला है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को अगर डिस्ट्रॉय करने की बात हो गई या फिर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही व्हीकल्स जो गए उन दोनों को ही किस ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आने वाला है। अर्बन वॉरफेयर हो गया या फिर आप कह सकते हो स्काउटिंग हो गया किसी जगह की, एयर डिफेंस हो गया स्लो मूविंग टारगेट्स की तरफ से, यानी कि अगर एवैक सिस्टम है या फिर कोई और सिस्टम है तो उसको ईजिली ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंटी इन्फेंट्री एंटी आर्मर मिशंस में भी काम आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि इसको HAL थ्रुप से ही डिराइव किया गया है, यानी कि उसको देख के ही बनाया गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कि अगर आप इसके पावर प्लांट को देखोगे तो दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के सेम है। यहाँ पे HAL का टर्बो मेगा शक्ति 1H1 जो इंजन है वो यहाँ पे लगाया गया है। ये जो इंजन है साफ्रान एडेनिन टर्बोशाफ्ट इंजन है, जो कि साफ्रान जो कि फ्रांस की कंपनी है उसके साथ मिलकर बनाया गया था। जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस से ली गई थी, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंफ्रारेड सप्रेशर्स हैं वो इसके जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको ऑलरेडी कम कर देते हैं। उसका जो नैरो फ्यूसलाज हो गया, क्रैश वर्दी ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर हो गया, यानी कि आप कह सकते हो जब ये लैंड करता है तो इसके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं कि जब ये लैंड होता है तो इसमें जो आग है वो नहीं लगेगी, ये जो ब्लास्ट है वो नहीं होने वाला है। क्रैश वर्दी सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक्स हो गए, जो फ्यूल टैंक्स होता है उसको पूरी तरीके से सील किया गया है कि जब भी अगर कोई क्रैश होता है तो उसके फ्यूल टैंक में आग न लगे, जिससे कि आप कह सकते हो जो पायलट्स हैं वो यहाँ पे सेफ रहने वाले हैं। आर्मर्ड प्रोटेक्शन तो दिया ही गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आर्मर्ड प्रोटेक्शन के अलावा भी यहाँ पे रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की भी कोटिंग की गई है। अब बात कर लेते हैं इसके आर्मामेंट सिस्टम्स के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसमें ग्लास कॉकपिट दिया गया है, जैसे कि आपने देखा ही है। तो यहाँ पे एवियोनिक्स और डिस्प्ले सिस्टम जो है वो भी इसमें दिया गया है, यानी कि इसमें एक बड़ा डिस्प्ले किया गया है, साथ ही साथ वो टच डिस्प्ले है, साथ ही साथ इसमें टारगेट एग्जीक्यूशन एंड डेस्टिनेशन जो TADS सिस्टम है वो यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि ऑनबोर्ड सिस्टम ही है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड साइट लगाई गई, यानी कि इसके जो गन हो गए, इसके जो मिसाइल्स हो गए, वो सारी चीज़ें जैसे जिस तरफ पायलट देखता है उस तरफ वो सारी चीज़ें एम ऑलरेडी करती हैं। सिर्फ पायलट को ट्रिगर दबाने की देरी रहती है, जहाँ अगर ट्रिगर पर प्रेस होता है तो उसके बाद जो भी मिसाइल्स हैं वो जिस तरफ पायलट देख रहा है वहाँ पर उसको गाइड कर देती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो यहाँ पे लगाया गया है कि जो भी अगर मिसाइल्स आ रही हैं उसको जैम करने के लिए, कोई भी मिसाइल्स अगर फायर की गई हैं इसकी तरफ तो उसको अगर बीच रास्ते में ही जैम कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे चीज़ें लगाई गई हैं। लेज़र वार्निंग रिसीवर लगाया गया है, रेडार वार्निंग रिसीवर लगाया गया है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड डेटा लिंक दिया गया है नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं साथ साथ तो ये जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं उनसे ईजिली डेटा को शेयर कर सकेगा, जो भी अगर इसके रेडार्स में आ रहे हैं, या फिर अगर कोई तेजस है उसके बगल में अगर ये फ्लाई कर रहा है, यानी कि अगर तेजस आसपास भी है तो अगर इसके रेडार में कुछ चीज़ें आ रही हैं तो ये ऑलरेडी शेयर कर देगा, या फिर तेजस के रेडार में आ रही हैं तो तेजस इसको शेयर कर देगा। ये जब भी एयरक्राफ्ट जो साथ में फ्लाई करते हैं तो उनके सारी चीज़ों में ये होती रहती हैं, यानी कि जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन है वो यहाँ पे किए जाते हैं। लेज़र रेंज फाइंडर हो गया, लेज़र डेस्टिनेटर हो गया, एल्बिट का कंपास लगाया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसमें CCDs कैमरा लगाए हैं, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर भी लगाए गए हैं। बाकी कई सारी चीज़ें लगाई कि ऑल वेदर में हो गया, अंडर नाइट टाइम कंडीशंस हो गए, इन सभी चीज़ों में ऑपरेशन करने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे शाफ्ट्स एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ अब इसमें जो गन्स लगाए गए हैं वो 20 mm के M621 कैनन्स लगाए गए हैं, जो कि नेक्स्ट्रा THL-20 टरेट पे बेस्ड है। जो हार्ड पॉइंट्स है इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स या फिर आप कह सकते हो मिसाइल्स को कैरी कर सकते हो। यहाँ पे 70 mm की FZ और थैलेस के रॉकेट पॉड्स हैं। उसके अलावा यहाँ जो मिसाइल्स हैं 2 मिस्ट्राल 2 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, या फिर 8 जो हेलिना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको यहाँ पे लगाया जा सकता है, यानी कि इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाया जा सकता है। जो बॉम्ब्स हो गए, क्लस्टर बॉम्ब्स हो गए, अनगाइडेड बॉम्ब्स हो गए, ग्रेनेड लॉन्चर्स हो गए, उन सभी चीज़ों को लगाया गया। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा हाई एल्टीट्यूड में और क्लोज एयर सपोर्ट में इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाना है। तो डेफिनेटली ऐसा कहा भी जाता है कि इवन जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर आप कह सकते हो सियाचिन हो गया, या फिर LAC हो गया, या फिर आप LOC भी हो गया, तो वहाँ पे ये अपाचे से बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा मनूवरेबल है, ये उससे हल्का है, और इसमें जो मिसाइल ले जाने की क्षमता है तो डेफिनेटली अपाचे से कम है। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे उस हाइट पे ले जाकर फाइट करने की बात रही तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है हमें उस समय, क्योंकि जो प्लेन लैंड्स होते हैं यहाँ तो आपको ऑलरेडी पता होगा अपाचे किस तरीके के परफॉर्म कर चुका है अफगानिस्तान में और बाकी कंट्रीज़ में भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर को कंपेयर नहीं किया सकता किसी और हेलीकॉप्टर से, क्योंकि इसका रोल डिफरेंट है। इसका रोल है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का, तो डेफिनेटली इसको लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर से ही आप कह सकते हो कंपेयर किया सकता, किसी और हेलीकॉप्टर से इसे कंपेयर नहीं किया सकता।
और एट द एंड मैं यही कहूँगा, ये जो हेलीकॉप्टर है काफ़ी केपेबल प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को कहीं ज़्यादा बढ़ाने वाला है। लेकिन इसकी जो डिलेज़ हैं, जो कि डिले किए गए हैं, वो थोड़ा आप कह सकते हो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर भी एट द एंड इसमें आप अब जो डील है वो साइन होने वाली है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।